नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का CIT NCERT के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं कृति वढेरा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं PM विद्या के चैनल नंबर 10 पर। ये जो सत्र है ये 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगा। हिंदी जो है सब्जेक्ट उस पर बात की जाएगी। एक पाठ है आपकी पुस्तक का माता का आंचल, शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया। इस पर ही आज विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर नरेश कोहली जी। आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लैंग्वेजेस में कार्यरत हैं NCERT में। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद कृति। और आज की इस बातचीत को हम शुरू करें उससे पहले आप सभी को यहाँ याद दिलाना चाहूँगी, कोई अगर आपके सुझाव हो, सवाल हो तो हमसे ज़रूर साझा करें। हमारा टोल फ्री नंबर डायल करके हमें बताएं। नंबर रहेगा 8800440559। इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं, NCERT ऑफिशियल, और वहाँ भी लाइव चैट बॉक्स में आप अपनी सभी जिज्ञासा हमसे शेयर कर सकते हैं। हम पूरा प्रयत्न करेंगे आपके भेजे गए सभी प्रश्न लें और हमारे एक्सपर्ट उनका जवाब दें। एक और ज़रिया है जिसके माध्यम से आप संपर्क साध सकते हैं। अपने सभी सवालों को हमें मेल करें dth.class10@ciet.nic.in पर। वक्त हो चला है अब आज इस पाठ के बारे में चर्चा करने का। पुनः आपका स्वागत करूंगी जी। पहले जब इस पाठ का जो शीर्षक है उसको पढ़ती हूँ तो मन में जिज्ञासा यही आती है कि माता के आंचल से अचल कैसे हुआ, क्या है ये? जी। ज्यादा डिटेल में जाएं उससे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी। ऐसी बिल्कुल आपकी जिज्ञासा स्वाभाविक है कृति। देखिए ये होता क्या है कि हम अक्सर बात भी करते हैं, इससे पहले की चर्चाओं पे भी हमने लगातार ये बात की है कि किसी भी रचना का जो शीर्षक होता है वही एक हमें पहली बार उसको आकर्षित करता है, उस पाठ को, उस रचना को पढ़ने के लिए। जी। तो ये माता का अंचल कहना ही अपने आप में बता रहा है कि पहले लगता है कि शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आंचल होना चाहिए। ये है आंचल ही, कि माता का जो आंचल है वो एक तरह का प्रतीक माना जाता है, प्रेम का, सुरक्षा का, जो भी अच्छे जितनी भी जो अच्छी खूबियां होती हैं वो सारी माँ के आंचल में हमें मिलती हैं। दूसरी बात कि ये प्रेम का और उसका प्रतीक तो है ही है, लेकिन ये अंचल होना इस बात की ओर रेखांकित करता है कि कहीं ना कहीं इसमें वो क्षेत्रीयता की झलक है कि इस पाठ को जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमारी जिज्ञासा, जैसा आपने कहा, यही होती है। फिर ये होती है कि लिखा किसने है, कि इनके जो लेखक हैं वो हैं शिव पूजन सहाय जी। और वो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं, खास तौर से कहानी और उपन्यास में। एक खास बात इसमें ये भी है जो इसके नाम को भी शायद थोड़ा सा और विस्तार देगी, कि ये जो अंश है ये उनका एक ही उपन्यास है, देहाती दुनिया। ये उस उपन्यास का बिल्कुल शुरुआती हिस्सा है जिसमें कि लेखक अपने बचपन के बारे में बताता है और अपने बचपन के बारे में कुछ इस तरह से बताता है कि मानो वो कोई कहानी कह रहा है, अपने बचपन को याद कर रहा है, आत्म कथात्मक ढंग से उसको कहा गया है। इसके पीछे पूरी एक कहानी है। दरअसल ये उपन्यास कहा जाता है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक मतलब जिसमें किसी अंचल विशेष की कोई खास भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, एक खास तरह के परिवेश की उसमें झलक आपको दिखाई देगी। और जब भी हम आंचलिक कहते हैं तो दो नाम हमारे साथ और भी जुड़ते हैं, और वो हैं, एक तो रेणु का नाम हमें याद आता है हिंदी साहित्य में, और वो भी बिहार के ही थी, ये भी बिहार के ही थी, और एक और नाम जो हमें आता है वो नागार्जुन का आता है, वो भी बिहार के ही थे। तो ये जो मैला, रेणु का जो मैला आंचल और नागार्जुन का उनका रतिनाथ की चाची हो चाहे बलचनमा हो, ये सारे के सारे वो उपन्यास हैं जो कि आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन खास बात ये है कि ये 50 के आसपास के हैं, एक 48 का है, नागार्जुन 48 और 52 में ये दो उपन्यास जिनकी मैंने चर्चा की। लेकिन जिसमें पहली बार घोषित रूप से आंचलिक उपन्यासों का नामकरण किया गया वो 1954 का रेणु का उपन्यास है मैला आंचल। लेकिन अब बात चली है तो ये भी होगी कि अगर देहाती दुनिया देखें तो ये 1926 का है, लिखा गया 1926 का है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि लगभग 100 साल, 95 साल पुराना उपन्यास है ये। और उस समय जब हिंदी का रूप बन रहा था, थोड़ा सा कहिए कि, तो ये सवाल आया, एक उठा था कि कहीं ना कहीं उसकी भाषा क्या है, वो कृत्रिम भाषा होती जा रही है, बनावटी होती जा रही है। तो शिव पूजन सहाय ने ये कहा कि अच्छा ठीक है, मैं एक ऐसी कृति लिखूंगा
मैं एक ऐसा उपन्यास लिखूंगा, एक अपनी इस भाषा में, इस शैली में अपनी कथा कहूंगा कि वो जो बिल्कुल ठेठ देहाती भाषा में होगा, और ये उसी का बिल्कुल आरंभिक हिस्सा है। इसीलिए इसमें 2-3 चीजें और जानने वाली हैं। एक तो ये आंचलिक उपन्यास का शुरुआती हिस्सा है, दूसरा इसकी जो भाषा है वो कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि वो बिल्कुल ठेठ ग्रामीण भाषा से, देशज शब्दावली भरी हुई है इसमें। देशज के साथ साथ इसमें एक खूबी और भी है जो कि आजकल के कहानी और उपन्यासों में हमें गायब मिलती है, वो ये है कि इसमें मुहावरे और लोकोक्ति, और लोकोक्ति के साथ साथ इसको कहिए कि सुक्तियां हैं इसमें। आप देखेंगे जो पाठ है उसमें भी उसकी शुरुआत भी सुक्ति से ही हुई है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम शिव पूजन सहाय के जीवन के बारे में हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अभी 10वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो नए सत्र में जुड़े हैं, क्योंकि ये पहला ही पाठ है, और पहला पाठ किसका है, वो हिंदी की जो पूरक पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ है। तो एक जिज्ञासा ये भी बनती है कि आखिर ये पूरक पाठ्य पुस्तक में कोई भी आपको कविता नहीं मिलेगी, कोई उपन्यास का अंश मिलेगा, कोई आत्मकथा मिलेगी, कोई संस्मरण मिलेगा। तो इसके पीछे भी एक यही हमारी कोशिश रही है कि पूरक पाठ्य पुस्तक का जो उद्देश्य होता है वो ये है कि विद्यार्थी अपने आप से उसको कहिए कि पढ़े, समझे, उसमें खुद को पढ़ने की जो कहते हैं ना रुचि विकसित हो। और हम उस पूरक पाठ्य पुस्तक में साहित्य की उन विधाओं को भी जगह देते हैं जो कि हमारी जो मेन जिसको कहते हैं पाठ्य पुस्तक होती है उसमें शायद वो जगह नहीं बना पाती, क्योंकि उसकी एक सीमा होती है पाठों की। इसमें उसी तरह के कि ये उपन्यास, आप किसी भी उसमें बहुत कम जगह ऐसा होता है कि मूल पाठ्य पुस्तक जो होती है उसमें उपन्यास के अंश नहीं होते हैं, लेकिन ये उपन्यास के अंश इसमें भी है, 9वीं में भी है और बी कोर्स में भी है, सब में आप देखेंगे आत्मकथाओं का। खैर, आप इसको देखिए कि शिव पूजन सहाय बिहार के थे, और बिहार में उनवास एक जगह है, गांव है भोजपुर बिहार में जी। और 1893 में इनका जन्म हुआ, और उस समय 10वीं बहुत बड़ी पढ़ाई मानी जाती थी, आज से 100 साल से भी पुरानी बात है ये। और फिर वो नकल नवीस एक पोस्ट होती थी उसकी कचहरी में, वहाँ पे इनको नौकरी मिली, और नौकरी के बाद फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर हिंदी अध्यापक हुए। हिंदी अध्यापक के बाद भी ये दौर वो दौर था हमारी आज़ादी का दौर, उस दौरान उन्होंने असहयोग आंदोलन में उस नौकरी को भी छोड़ दिया, और बाद में एक स्वतंत्र पत्रकार संपादक के तौर पे लगातार ये काम करते रहे। और हिंदी की जो बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, चाहे जैसे कि जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक, बहुत सारी, खास तौर से मतवाला, इनमें से बहुत सारी वो पत्रिकाएं हैं जो देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जिसको कि प्रेमचंद निकालते थे, जिसको निराला निकालते थे, उनके साथ इन्होंने काम किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान माना जाता है। और भी बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं। अगर हम पूरे उनकी रचनाओं को देखें तो उनकी रचनावली है वो 4 खंडों में है, और उसके बाद 10 खंडों में भी उनके बेटे ने उसको विस्तृत रूप में जो भी उनका कंप्लीट वर्क था वो लिया। और ख़ास बात ये रही कि इस एक उपन्यास की चर्चा अक्सर हम करते हैं, इसके बिना उपन्यासों के, आंचलिक उपन्यासों की चर्चा अधूरी रहती है, और ये 100 साल पुराने टेक्स्ट का नमूना है एक तरह से। इसलिए इस पाठ की भी अब आज की परिस्थितियों में हम उस समय की परिस्थितियों को तुलना करके देखें तो हमें इस पाठ की खूबी, इस पाठ का जो कहिए कि महत्व हमें पता चलेगा। और इस पाठ में भी क्या है कि बच्चे का जो मनोविज्ञान होता है, उनके जो खेल तमाशे होते हैं, वो किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उनका परिवार में बड़ों से छोटों से कैसा रिश्ता है, ये बहुत सारे हैं। मैं इसको जब देख रहा था आज, बड़ा संयोग है कि जो बी कोर्स की पाठ्य पुस्तक है उसमें हमने चर्चा भी की थी, सपनों के से दिन, गुरदयाल सिंह का पंजाबी का जो पाठ था, उसमें भी बचपन के बारे में ही चर्चा थी, उसी तरह के बचपन में कैसे काम करते थे, कैसे खेलते थे। इसमें तो कुछ अंश इतने लाजवाब हैं, अगर आप आज के बच्चे तो शहरी बच्चे हैं तो वो तो शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हम 1-2 अंश पढ़ेंगे, लेकिन खैर अगर इसकी शुरुआत देखें, देखिएगा कि पाठ की शुरुआत होती है, पहली जो सुक्ति की जो हम बात कर रहे थे। देखिए इस पाठ पे हम पूरी, मुझे नहीं लग रहा है कि 20-25 मिनट में चर्चा हो पाएगी, लेकिन इसको कैसे समझा जाए, अध्यापकों से भी मेरा निवेदन है और बच्चों से भी, इस पाठ को एक बार अपनी रुचि से धीरे धीरे सहज ढंग से
इसको समझते हुए, जो थोड़ा सा कहना चाहिए कुछ शब्दावली नहीं लगेगी, वो उसके नीचे हमने फुट नोट में उनके मीनिंग भी दिए हुए हैं, उनकी सहायता लेते हुए पढ़ें, अपने जीवन से उसको जोड़ें, आज की परिस्थितियों से तुलना करें 100 साल पहले की, और फिर देखें कि हम क्या उस गहराई तक, क्या उस मनोविज्ञान तक आज पहुंच पा रहे हैं या नहीं। ये इस पाठ का महत्व है। अगर हम लोग उसको पहली बात तो समझ ही नहीं पाते, समझ के फिर उसको लिख नहीं पाते, ये सबसे बड़ी विडंबना होती है कि हम देख तो लेते हैं, हमारे बच्चे भी खेलते कूदते हैं, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कई बार लिख देते हैं, कई बार नहीं लिख पाते। ठीक यही तरीका है कि उन्होंने बिल्कुल ठेठ ग्रामीण ढंग से कहा। देखिए, इस पे आपत्ति भी हो सकती है आज के समय में, पहली 2 लाइनों पे ही, और उस समय पे बच्चों का और बुजुर्गों का कैसा संबंध होता था, बड़ा एक रोचक संदर्भ है इसमें। पहला ही देखिए लाइन पढ़े, अगर 2 पंक्तियां पढ़े, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। ये देखिए, आप कह सकते हैं कि नहीं इसमें बुढ़ा शब्द है और खर्चे की बात है, लेकिन आप 100-150 साल पहले की कल्पना करिए कि परिवार में जो बुजुर्गों की परिस्थिति होती थी, कई बार की वृद्धावस्था में कुछ बीमारियां हैं, कुछ तकलीफें हैं, तो लगता था कि भाई ये तो खर्चे का है, वो अब इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें इसके जो संबंध हैं वो देखिए, तब आप इसका अर्थ समझेंगे कि अब वो बिल्कुल अपनी आत्मकथात्मक ढंग से शुरुआत करते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे, हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर ही बैठक में सोया करते थे, वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते। एक लंबा बता रहा है कि बच्चा कैसे माँ से किस तरह का रिश्ता, पिता से कैसा है। अब ये कि बैठक में सोते थे, अलग सोते थे, ये जो सारे इसमें आगे वर्णन क्या है कि बच्चा नहलाया धुलाया, कैसे उस पे बच्चे के वो उस परिवार में शिव का पूजन। एक बड़ी रोचक बात है कि मैं इनके नामों पे भी देख रहा था कि ये चीजें थोड़ी ऑब्जर्व करने वाली होती है कि इसमें जो पात्र है वो भोलानाथ नाम दिया हुआ, उसके बेटे का कह लो चाहे खुद का है, वो लेखक का नाम है शिव पूजन। आप देखेंगे कि बिहार में बहुत अधिक संख्या में आप हमारे साथियों के ही नामों को देखेंगे, हम लोग देखे वो कहाँ से और उनके नाम, हैरान रह गए कि मैं अधिकतर के शिव के नाम के ही पर्यायवाची है वो जी। आप ये एक रोचक है, इस पाठ में भी जितने नाम आते हैं वो सारे तारकेश्वर नाम हो चाहे कोई भी नाम हो, वो शिव का ही पर्याय, नीलकंठ हो चाहे श्रीकंठ, कुछ भी नाम हो, लेकिन वो होगा शिव का ही पर्यायवाची। और वो पूजा पाठ शुरुआत कर देते हैं और ये कहते हैं कि पिताजी हमें प्यार से भोलेनाथ कहते थे, और जब हम हमारे माथे पे वो भभूत लगा देते तो हम पूरे बम भोला लगते थे। तो ये जो कहने का स्टाइल है ये भी एक ध्यान देने वाला। फिर पूजा पाठ का क्या तरीका होता था, पहले एक रामनामी बही बनाते थे लोग, जो थोड़े घर के मुखिया टाइप के होते थे, कि उसमें वो राम नाम लिखते रहते थे 1000 बार, 500 बार, कोई 100 बार, और उसको लिखते थे। कुछ उससे भी आगे होते थे कि उसकी पुड़िया बनाते थे, और क्योंकि ये वहाँ कहना चाहिए कि बक्सर और भोजपुर के हैं, तो गंगा के किनारे अपना उनको मछलियों को गेहूं की जो छोटी छोटी गोलियां बना के उसके आटे की वो खिलाने जाते हैं, और 500 उनकी गिनती भी है, 500, 500, 1000, इस तरह से बात शुरुआत करते हैं। और आते वक्त वो पेड़ों पे खेलना है या जो भी है झूला झूलना बहुत है। खूबसूरत इलस्ट्रेशन। ये तो शुरुआत, ये उसी का जो मुझे लग रहा है कि शायद ये वही है कि वो जब मछलियों को दाना डाल के वापस आते हैं तो पेड़ों पे वो झूला पिता के साथ जो खेल इसमें पूरे पाठ में बच्चा वो पिता के साथ है। अच्छा, अब मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम कहानी आगे पढ़ें उससे पहले देखिए, बड़ा मार्मिक कहूँ या क्या कहना चाहिए मुझे, शीर्षक है माँ का आंचल। हाँ, बात हो रही है पिता की, यही माँ की झलक तो सिर्फ बच्चे को नहलाकर और तैयार करने की आई है। पूरे पाठ में एक पंक्ति माँ के लिए शुरुआत में आती है और 2-3 पंक्तियां लास्ट में आती हैं जी। और वो तब है जब ये बच्चे खेलते कूदते बदमाशी करते हैं जी। तो वो आखिरी अंश ही जब आपने कहा है, तो आखिरी अंश में क्या है कि ये बच्चे गांव के बच्चे हैं, तो वो जैसे होता है कि बिल में पानी डालते हैं तो उसमें से चूहा निकलता है खेतों में, ये एक सामान्य है उनका है, तो वो सोचते हैं कि चूहे निकलेंगे, तो उसमें से सांप निकल आता है। और जब सांप निकलता है तो डर के मारे सारे बच्चे भागते हैं और भाग के वो
बैठक में पिताजी बैठे हुए, उनको कहते रुको रुको क्या हुआ, रोते डरे हुए पूरी तरह से छिले हुए गिरते पड़ते वो पहुंचते, लेकिन जाके सीधा माँ की गोदी में रुकते, माँ के आंचल में उनको शरण मिलती है। अंत पाठ का वहीं से होता है, लेकिन बीच में कहीं नहीं है। बीच में पिता का जो वात्सल्य है वो हर जगह है। अब देखिए, और खेल कैसे हैं वो तो लाजवाब हैं। अगर आप देखेंगे कि वो बच्चे के साथ जैसे होता है कि पिता कुश्ती कर रहे हैं, और कुश्ती भी कैसी कि कभी वो हारने का नाटक कर रहे हैं, कभी वो जीतने का नाटक कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर इसका हम कहते हैं वो बच्चे को खाना खिलाने का एक प्रसंग है, वो थोड़ा सा खिलाते, अरे तुम लोगों को खिलाना भी नहीं आता कि बच्चे को ये चिड़िया का खाना है, ये मोर का है, जल्दी खाओ जल्दी। ये कहना आसान है, हम लोग करते भी होंगे, लेकिन इसको जब लिखित रूप में लेके आना पड़ता तब हमारा थोड़ा सा ये कौशल दिखाई देता है कि तुम नहीं खिला पाओगे, लाओ मुझे दो। अब देखिए कि खेलने में कहाँ कहाँ वो जाते हैं। तमाशे देखिए, अब यहाँ पे ये जो तमाशे वाला हिस्सा है, ये देखिए कि शुरुआत होती है कि पिताजी जहाँ नहाते हैं वो पटरी सी है, चबूतरा सा है, और उस पे वो, अब बारीकी से देखिए किस तरह से वो, क्या है कि हमने उसके एक चबूतरे के एक कोने को नाटक घर बना लिया है, और बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते हैं वही रंगमंच बन जाती है। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर, अब आप ऐसे पढ़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा धैर्य से सरकंडा देखेंगे, भाई सरकंडा क्या होता है, जिसने नहीं देखा तो सोचता रहेगा अब होता क्या है। आप बताइए अगर आपने देखा है तो। बांस के जैसा जिसको हाँ, जिसको जो वैसे ही खरपतवार उग जाती है नदी के किनारे, नहर के किनारे, कहीं पे भी, जिसकी कलम भी बनाते थे पहले, सरकंडे की कलम भी होती थी। उसका क्या बनाया उन्होंने, सरकंडे की, उसके हमने पिलर बनाए खंबे जैसे, और उस पे कागज का चंदोवा यानी कि टेंट टाइप से जो कहते हैं उसके ऊपर डाल दिया। मिठाइयों की दुकान लगाई है। मिठाइयों की दुकान में अब क्या क्या मिलता है, उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में, आप एक एक करके सोचते जाइए, कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू जी, मिट्टी के ढेले, नकली खेल कैसे होते हैं, ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचोरियां जी। अब कचोरी कहां से बनाएंगे, जो पत्ते मिल गए उन्हीं की। गीली मिट्टी की जलेबियां, अब सोचिए, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे, बटखरे मतलब जिससे वेट तोलते हैं जी, और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उनके पैसे बनते, हम ही लोग खरीदार होते, हम ही लोग दुकानदार। और बाबूजी भी, जब उसमें बाबूजी की बार बार एंट्री होती है कि जब 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद, गोरखपुरी पैसे कैसे होते हैं, ये भी मुझे जोरदार ही है कि क्या होता है ये बताइए। ये कि भाई एक नकली, हर चीज की बनावटी चीज है वो, खेल खेल में बच्चे। और जब कहते हैं मिठाई का होता, भाई चलो हमें बताओ क्या है। अब एक मिठाई का खेल खत्म नहीं हुआ, दूसरा क्या शुरू हुआ, अब घरौंदा बना रहे हैं। घरौंदा कैसा, देखिए कि मिट्टी का घर जो होता है, धूल की मेड़ दीवार बनती, मिट्टी की दीवार बना रहे हैं जी। तिनकों के छप्पर, अब दातुन के खंबे, दातुन यूज होती होंगी छोटी छोटी। और ये बड़े मजेदार है कि दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, वाह। अब तो डिबिया ही गायब हो गई है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, अब चूल्हा चक्की बनाते होंगे, कैसे बनाते हैं। और ये दिए की कढ़ाई, अब दिया छोटा छोटा है, आप कल्पना करिए उसकी कढ़ाई, ये बच्चे सब बचपन में अपने किया हुआ है जी। और बाबूजी की पूजा वाली जो आचमनी कलछी थी, वो कलछी बनती। और पानी के घी, अब घी को तो यूज नहीं कर सकते, पानी को समझ लीजिए कि घी है, पानी के घी, धूल के पिसान। अब ये धूल का जो आटा है वो बनाते थे। बालू की चीनी, ये बिल्कुल बारीक सूक्ष्म जिसको कहते हैं ना, ऑब्जर्वेशन से पैदा हुई वो चीजें हैं, से हम लोग जोनार तैयार करते हैं। अब जिसको पता नहीं हुआ जोनार क्या होता है, अब ये जब किसी को भोज आयोजित किया जाता है, ये भोज के लिए है कि खाना माओ पार्टी करते हैं, वो वाला है। और हम ही जोनार करते, हम ही लोगों को जोनार बैठती। और जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी धीरे से आकर बैठते
पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते, जीमना होता है, आप कहते हैं ना कि वो खाना अब जब खाया जाता है, जब बैठ के जिमाया खाते लोग, जाता है, हाँ, जी। बैठ जाते, उनको बैठते ही देखकर हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते, वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहते फिर कब होगा भोज भोलानाथ। तो ये तरीका है बचपन की यादों का अपने ढंग से उसको याद करने का। इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अब देखिएगा कि अब फिर कह रहे हैं कि बारात निकाली जा रही है, बारात निकालेंगे तो कैसे, उसमें क्या है, बारात में कैसे निकल रहा है कि कनस्तर का तंबूरा बजता, तो बच्चे को मिलेगा जो उसी का बजाएंगे। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। अब देखिए, पालकी की कल्पना करिए और चूहेदानी की कल्पना, और वो भी टूटी हुई। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हैये का कलशा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, अब लाल ओहार क्या है कि लाल कपड़ा जो छोटा सा डाला जाता है, जैसे उस पे डोली पे, उसमें दुल्हनी को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हनिया का मुख निरखने लगते, तो ही हम लोग। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और एक उदाहरण और, फिर आप इसका अंदाजा लगा लेंगे कि वो खेती कर रहे हैं बच्चे। ये बच्चों के जो खेल हैं, खेती में क्या है भाई, खेती की जाए अगर, अच्छा अगर देखिएगा, इसको मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि हम कितना ही पढ़ें, इसको कैसे ही पढ़ें। बचपन के जो बाल मनोविज्ञान है, इसमें वो बहुत सारे उदाहरण हैं, आप उसको देखिए, समझिए। और खेती का इसमें मैंने बताया खेल किस तरह के किए जा रहे हैं। और एक बार ये कि थोड़ा जो बुजुर्गों को चिढ़ाने वाले प्रसंग भी आप इसको दिखाई देंगे, बच्चों की मारपीट के भी। और एक जो कहते हैं ना कि राम जी का खेत, राम जी की चिरैया, वो चुन चुन खाए खेत, बहुत सारे, हर एक पैराग्राफ के बाद आपको एक सूक्ति दिखाई देगी इसमें। और सांप और चूहे वाला मैंने बताया ही था, लेकिन वो भी मजेदार है कि जब देखिए भाषा देखिए कि हम गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, उस बिल में हम चूहा खोज रहे थे, निकला सांप। और फिर लंबा वर्णन है कि हो सकता है कि जो लड़के और जो बंदर होते हैं ना, इसमें एक सूक्ति है कि लड़के और बंदर जो है शायद दूसरों का कष्ट नहीं समझते। और अंत में, क्योंकि ये उपन्यास का अंश है, मैं कहता हूँ कि जितना आप पढ़ें उसको पढ़ें, फिर उस उपन्यास तक भी जाएं और इस तरह की रचनाएं भी अपने जो पाठ्यक्रम में हैं वो, इसके अलावा जहाँ से भी उनको उपलब्ध होती है, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, उसको पढ़ें, फिर हमें अंदाजा होगा। और केवल यहाँ तक ही ना रुकें, इस पाठ को पढ़ने के बाद जो हमारे बचपन के खेल तमाशे हैं, हम उससे नोट करने की कोशिश करें। उसको जितनी हम सृजनात्मक ढंग से लिख सकते हैं, जितना उसको सृजनात्मक ढंग से हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वही हमारी उपलब्धि होगी। अन्यथा तो इस पाठ में दिए गए जो अंत में जिसको कहते हैं ना सवाल, दो चार प्रश्न के उत्तर देना उसका उद्देश्य नहीं होता है यकीनन। किसी भी टेक्स्ट का उद्देश्य ये है कि वो किसी भी पाठ को अपने ढंग से पढ़ना, समझना सीख जाए और उसी तरह से उसको अभिव्यक्त करना भी सीख जाए। यही इस पाठ को यहाँ रखने का, और बच्चों के साथ खास तौर से वो अपनी अभिव्यक्ति में, अपनी शैली में अपनी बात कहना सीख जाएं, इसका ये उद्देश्य है। आखिरी मिनट है डॉक्टर कोहली जी, अब उसी बात पर वापस आना चाहूंगी जहां से हमने शुरू किया था, माता के आंचल से। हाँ। पूरा चैप्टर हमने देख लिया, कहीं भी माता का जिक्र नहीं, माता का कोई डायलॉग नहीं, कोई वर्णन नहीं। हाँ। पर इतना संवेदनशील शीर्षक था, ऐसा लग रहा था जैसे माँ की चर्चा होगी। हाँ, तो ये भी, पर ये लेखक की खूबसूरती है लिखने की, उसकी लेखनी इतनी खूबसूरत है कि सब कुछ बच्चे की जो भी अटकेलियां थी वो आकर शामिल हो गई और समा गई माँ के आंचल में। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हमें मैं तो कह रहा हूँ कि जो दूरदर्शी होते हैं, जो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं, ये चीज़ें वहीं दिखाई दे। आप, एक होता है किसी स्टीरियोटाइप इमेज को बढ़ावा देना, एक होता है उसको तोड़ना। अब आप जैसे हम कहते हैं मातृभाषा, वैसे ही माता का आंचल भी है,
ऐसा थोड़े ना कि बच्चा केवल माँ की भाषा सीखता है, वो पिता की भाषा भी पिता की सीखता भाषा है। भी सीखता है। तो जी। ये जो दोनों ही बातें हैं कि माँ सामान्यतः इसकी बच्चे की एक्टिविटी में यहाँ बेशक ना हो, लेकिन जब उसको परेशानी होती है, जब उसको कष्ट होता है, बच्चा डर गया है, बुरी तरह से घायल हो गया है, तो वो माँ के आंचल में आता है, पिता भी उनके साथ हैं। इसलिए मैं तो कहना चाह रहा हूं कि इस माता के आंचल का विस्तार है ये, इसमें पिता का भी आंचल है, और जो भी बच्चे के साथ बिल्कुल। खेलता कूदता है, समझता और है, आसपास के उसको परिवेश का भी पूरे पूरा परिवेश, पूरा ये वर्णन। उस परिवेश को समझने का भी अवसर हमें बिल्कुल देता है कि- बिल्कुल जी। यकीनन। डॉक्टर कोहली, बहुत शानदार सेशन था, मतलब ये अभी इस पर हम और चर्चा कर सकते थे, एक नहीं, एक ये शब्द तो- को ये लेकर क्या होता इस पर है चर्चा कि की जा सकती है। जब भी हम पूरक पाठ्य पुस्तक, क्योंकि ये पाठ लंबे लंबे होते जी। हैं, 10 पेज के, 20 पेज के, जी। ये बच्चे खुद से पढ़े, हम केवल उसमें वो कहते हैं ना जिज्ञासा जगाने वाला काम करते हैं, यकीनन। कुछ अंशों के माध्यम से, कुछ बातचीत के, कि बेशक। बच्चे खुद प्रेरित हो, खुद पढ़ें, तो हमारा उद्देश्य शायद कुछ और सफल हो। यकीनन एनसीईआरटी द्वारा इस तरीके के सत्र ही वो जिज्ञासा जगाते हैं, और आपके जैसे एक्सपर्ट जब जुड़ते हैं तो उसमें और चार चांद लग जाते हैं। आज हमसे जुड़ने के लिए, बहुत सरलता से इस पाठ को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। और आप दर्शकों कहीं ना जाएं, पीएम ई विद्या के साथ बने रहें, देखते रहें एनसीईआरटी का रिसोर्स मटेरियल। अभी के लिए आपसे विदा चाहूंगी, नमस्कार।